नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम एक और प्रश्न पत्र लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है एमपी सेट। जो अभी हाल ही में एमपी सेट की परीक्षा हुई थी 27 अगस्त को, उसी का ये पेपर है। पूरे 100 प्रश्न पूछे गए थे। पेपर 1 भी था, जैसे आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर होता है उसी प्रकार से प्रश्न आए थे, लेकिन ये ऑफलाइन मोड में हुआ था। तो एक बच्चे ने मुझे ये पेपर सेंड किया था, तो मैंने उसका सही उत्तर पहले से ही लगा दिया है, हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और देखिए, अगर आप टेक्स्ट को पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे टेक्स्ट को पढ़ रहे होंगे हिंदी ओशन चैनल के माध्यम से या फिर खुद स्वयं से, तो उनको प्रश्न को हल करने के लिए बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और आपको इस प्रश्न पत्र में टेक्स्ट के बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। हिंदी कहानी हो, चाहे नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे अन्य कोई गद्य विधा हो, यदि वो पढ़ रहे हैं मन लगा करके और अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आपकी जो दृष्टि है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर पे ही जाएगी। गलत उत्तर आप देखेंगे ही नहीं ऑप्शन, और कौन कौन सा ऑप्शन है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप भले यहाँ पढ़ें आपका पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, हाँ, लेकिन सही दृष्टिकोण यही है कि चारों ऑप्शंस को पढ़ लेना चाहिए। इतना ओवर कॉन्फिडेंस से पेपर सॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ, यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है ना, तो आपकी जो नज़र है वो सही उत्तर की ओर सबसे पहले जाएगी। और जब थोड़ा से भी रंच मात्र भी जब संशय होता है, तब आप ऑप्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं बार बार कहती हूँ कि सही दृष्टिकोण यही है कि प्रश्न को आराम से पढ़िए, उसके बाद उसका उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज का जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। तो अभी हमने ये वाला उपन्यास नहीं पढ़ा है, आपका पहला ही उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। इसमें आपका 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। आनंदी और ज्ञानो इसमें दोनों देवरानी जेठानी है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। कितना आसान प्रश्न पूछा गया है, उपन्यास है ये। और उसके लिए है आसान जिसने ये विधा को सिलेबस के अनुसार पढ़ा है कि ये किस यूनिट में लगा है। तो आप जैसे देखेंगे अच्छा ये तो उपन्यास में लगा है, तो आप उपन्यास। लेकिन जो बच्चों के लिए नया होगा वो कहेंगे अरे आत्मकथा है, तो हो सकता है आत्मकथा लगा के चले आएंगे, ठीक है। तो ये उपन्यास है। निम्नलिखित गाँवों में से मैला आंचल में वर्णित गाँव कौन सा है। तो मेरीगंज है। आगे चलते हैं। नत्थू किस उपन्यास का पात्र है। जो सुअर काटकर उसको मुराद अली फेंकने पे मजबूर करता है और उसके लिए 5 रुपए भी देता है, तो तमस उपन्यास। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा कही गई है। तो परीक्षा गुरु 1882 में आया था, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास, बेहतरीन उपन्यास। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। तो झूठा सच में वर्णित है। निम्नलिखित उपन्यासों में से ज्ञानो किस उपन्यास का पात्र है। तो जो ज्ञानो है वो धरती धन्ना अपना में पात्र है। काली की प्रेमिका होती है ज्ञानो, और ज्ञानो आपका उसमें भी है, देवरानी जेठानी की कहानी में भी ज्ञानो के नाम से पात्र है, परंतु यहाँ पर देवरानी जेठानी का नाम नहीं है। ज्ञानो अगर पूछा गया तो उपन्यास, तो यहाँ पे धरती धन्ना अपना आएगा। प्रश्न नंबर 58, गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। तो मानस का हंस है। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो धरती धन्ना अपना है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। बार बार मैंने पढ़ाया था, राग दरबारी से संबंधित है। राग दरबारी, वहाँ पर राग दरबारी में शिवपालगंज का जिक्र किया गया है। दुलाई वाली कहानी के पात्र वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा, बनारस वो अपनी पत्नी को लेने गए थे, लेकिन वो इलाहाबाद के, तो इलाहाबाद इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर आपका 62 आता है। हिंदी की चर्चित कहानी राही की लेखिका कौन है। अभी हाल ही में हमने कहानी सारी पढ़ रखी हैं। 21 कहानी आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में लगी। और ये देखिए, जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर है ना, पूरा सेम टू सेम एज इट इज़ आपका एमपी सेट का पेपर था, ठीक है। तो जिन्होंने तैयारी की थी एमपी सेट के लिए, और अगर आपका ये पेपर अच्छा हो गया, समझ लीजिए आपके 100+ नंबर आ रहे हैं, अगर इस पेपर में आपने पेपर दिया था, तो समझ लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जुट जाइए। बिल्कुल दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है। सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। बुद्धगुप्त कौन सी कहानी का पात्र है। तो बुद्धगुप्त काशदीप कहानी का पात्र है। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी, कौन सी कहानी का संवाद है। जब हम लोगों ने अमृतसर आ गया था कहानी पढ़ी थी, और सांप्रदायिकता की आग सभी के दिलों में इतनी भयंकर भड़की थी कि कोई किसी की मदद
तक नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पे जब हिंदू के साथ में जब वो लोग छेड़छाड़ करते हैं पठान के साथ में, तब भी वो माहौल गरमाया होता है। और वही जब वो दुबला पतला आदमी जब मुस्लिम को देखता है बाहर के, जब भाग भाग के आता अपनी पत्नी को लेकर के कि मुझे दरवाज़ा खोलो, मुझे गाड़ी के अंदर जाना है, तो वो नहीं खोलता बल्कि उसको धक्का दे देता है और वो वहीं का वहीं मर जाता है। तो अमृतसर आ गया है, ये कहानी का कथन है। हामिद ने मेले से क्या खरीदा था? बहुत ही आसान प्रश्न, चिमटा खरीदा था। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। प्रस्तुत अवतरण किस कहानी का है? तो पिता कहानी का है। पिता जो है वो बाहर ही सोते हैं, बाहर ही नहाते हैं, बाहर ही पढ़ते हैं, मतलब उनका अधिकांश काम बाहर होता है। जबकि जो उनके बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि पिताजी अंदर शावर में नहाएं, अच्छा खाना खाएं, अच्छे वस्त्र पहने, परंतु उनको वो रास नहीं आता है। तो इसमें जो पीढ़ियां हैं, 2 पीढ़ियां हैं पिता और पुत्र की, उन दोनों पीढ़ियों के मध्य जो दूरी है उसको दर्शाया गया है कि किस प्रकार से उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है पिताजी की, और क्या मानसिकता उनके पुत्रों की है। बल्कि पुत्र भी उनका भला ही चाहते हैं, लेकिन पिता अपनी आदतन से मजबूर रात भर गर्मी झेलेंगे और रात भर बाहर लेटे रहेंगे, उनको नींद भी नहीं आएगी और बार बार मौसम को दोष देंगे कि बहुत गर्मी है, परंतु वो पंखे की हवा में या कूलर की हवा में नहीं लेटते हैं। कहानी पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। सजनवा बैरी हो गया हमारो सजनवा फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी का गीत है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी है, अर्थात मारे गए गुलफाम। मैंने पढ़ा रखी है, 1 घंटे की कहानी है, जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरी कुड़माई हो गई प्रस्तुत कथन कौन सी कहानी का संवाद है? तो उसने कहा था, 1915 में आई थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक अमूल्य कृति है। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता प्रस्तुत कथन कौन सी कहानी में कहा गया? तो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। जब लास्ट में कथन आते हैं ना, कोई अपने बीमार बाप का इलाज नहीं करता, कोई किसी की मदद नहीं करता, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार फैल जाता है चांद वाली सरकार पर, तो वो कहते हैं कि भैया बुला लीजिए अपने ऑफिसर को, हमें ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है। कथाकार निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1929 में इनका जन्म हुआ था। राम के नाम से दोनों नयन विनु सूरदास भय कवि कुलराय गीत का अंश किस नाटक का है? तो अंधेर नगरी से है। स्थान तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण। उक्त स्थान संकेत किस नाटक के प्रथम अंक और प्रथम दृश्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। हम लोग ने कहानी पढ़ ली है, अभी पूरी कहानी हम लोग ने समाप्त कर ली है, उपन्यास अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि नाटक निबंध आपके जितने भी बचे हुए, वैसे मैंने काफ़ी निबंध आपके पढ़ा रखे हैं, लेकिन जो बचे हुए निबंध हैं सारी विधा के सारे टेक्स्ट अगर ख़त्म करते चलेंगे ना एक लाइन से, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं यूनिट वाइज, ठीक है। तो अभी बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैडम नगेंद्र वाली पुस्तक पढ़ाई है। मैंने संस्कृति के 4 अध्याय शुरू कर दिया है, जो कि यूनिट 10 की एक बहुत ही बड़ी कृति है, करीब 800 पृष्ठों की कृति है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ को नापसंद मत किया करिए। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, हाँ उसकी मैं टाइमिंग चेंज कर दूंगी, सुबह में हो सकता है नगेंद्र को पढ़ाऊँ, क्योंकि भी सरस्वती पांडे की भी पुस्तक में कुछ 30-35 पृष्ठ बचे हुए हैं, उनको जैसे ही हम समाप्त कर लेंगे। अलंकार हम पढ़ा रहे थे और बहुत ही आनंद भी आ रहा था अलंकार को पढ़ने में, क्योंकि व्याकरण भी पूछी जाती है आपके पेपर में। तो मैं कोशिश करूंगी कि सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक को पहले समाप्त कर दिया जाए। हालांकि उसमें भी 1 से लेकर 65 तक पृष्ठ बचे हुए हैं, जो कि यूनिट 1 है ना, वो मैंने डे 1 से हमने जो डे 1 हमने पढ़ाया था वो हमने पेज नंबर 67 से पढ़ाया था, है ना। तो आदिकाल से बल्कि आप कह सकते हैं पढ़ाया था। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो यूनिट 1 है, जो हिंदी भाषा है और उसका विकास, उद्भव और विकास, उसको भी मैं जल्द ही समाप्त कर लूँ, ठीक है। तो हो सकता है 2 क्लासेस में कम से कम 2 क्लास तो दिन प्रतिदिन आपको रिकॉर्डेड सेशन मिले। तो चंद्रगुप्त इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवसेनी नाटक का पात्र नहीं है? तो देवसेना नहीं। देवसेना किसकी पात्र है? स्कंदगुप्त की पात्र है। बहुत से लोगों ने कोमा लगाया, लेकिन देवसेना होगा। प्रश्न नंबर आपका आ जाता है 74, जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। उक्त कथन गायन का संबंध अंधा युग नाटक के किस अंक से है? तो जब पहला ही अंक आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो गीत है वो मिल जाएगा। सिंदूर की होली नाटक की 2 स्त्री पात्र हैं। कौन कौन सी पात्र है? तो चंद्रकला और मनोरमा 2 स्त्री पात्र हैं। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। आषाढ़ का एक दिन नाटक के उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है विलोम के द्वारा। देखिए, अभी जिस बच्चे ने ये पेपर दिया है उसको कन्फ्यूजन था, मल्लिका, अंबिका, कालिदास को तो नहीं, उसको कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन अंबिका विलोम। तो
समझ लीजिए कि कौन, जब आपने नोट्स अगर नाटक को पढ़ा होगा और अपने नोट्स बनाए होंगे तो ऐसे ही कथन पूछे जाते हैं। कालिदास विलोम कौन है? एक विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। तो ये कथन कहता है कौन? विलोम ही कहता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 77। यह नाटक इब्राहिम अलका जी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। उक्त गद्यांश का संबंध किस नाटक से है? तो ऑप्शन नंबर इसका बकरी हो जाएगा। बकरी नाटक में आप शुरुआत में ही, जैसे ही मैंने आपको बकरी नाटक की भूमिका पढ़ाई थी, आप वीडियो खंगालिए। तो मैं बार बार कहती हूँ कि हिंदी ओशन की प्लेलिस्ट में जाइए, सारी भूमिकाएं आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस पेपर मैंने करवाया वो मिल जाएंगे, और बहुत सारी मैंने टेक्स्ट तो पढ़ाना शुरू ही कर दिया है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के प्रश्नोत्तर ही करवाती रहूं, आपका आधार इसी तरीके से मजबूत होगा। सरस्वती पांडे की पुस्तक में समाप्ति की ओर हूँ। यहाँ तक कि मैंने जो रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो हिंदी साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है, उसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है। आप पढ़ने की कोशिश तो कीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल में। धीरे धीरे अंधकार, अंधकार में बच्चों के रोने की, सिसकने की आवाज़ें आती हैं। धीरे धीरे प्रकाश, 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा है। उक्त दृश्य परिवर्तन की सूचना किस नाटक की है? तो एक और द्रोणाचार्य की है। अंधा युग में भी अश्वत्थामा है, परंतु ये जो वाक्यांश है ये आपका एक और द्रोणाचार्य का है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो देखिए, तो असत्य कथन पूछा गया है, अंजो दीदी से लिया गया है। तो ये जो पहला अंक, दूसरा अंक, ये सब सही है, लेकिन तीसरा अंक तो है ही नहीं। तीसरा अंक इसका सही हो जाएगा। 25 वर्ष बाद बरसात का एक दिन, ये गलत हो जाएगा। आज सरोहा में घटी छोटी छोटी घटना भी इसी सीट के साथ जोड़कर देखी परखी जा रही है, वरना और दिन होता तो क्या बिसु और क्या बिसु की मौत। सूत्रधार का उक्त कथन किस नाटक से लिया गया है? तो आपने पढ़ा होगा, महाभोज नाटक से ही लिया गया है। सभी नाटक भी पढ़ा होंगे, चिंता मत कीजिए। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। जिन बच्चों को सिलेबस ही याद होगा ना, उनको भी बहुत ही आसान लगा होगा पेपर। मैं इनकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और अवशिष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। किस निबंध का अंश है? तो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का निबंध। इसका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ सफेद। पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो पूर्ण सिंह है, अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रताप नारायण मिश्र के अधिकतर निबंध किस पत्र में प्रकाशित हुए थे? तो बहुत लोगों ने सरस्वती पत्रिका लगाया है, परंतु संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण पत्रिका थे के, तो इसमें इनके ज़्यादातर निबंध प्रकाशित हुए थे। प्रश्न नंबर 85। उठ जाग मुसाफिर के लेखक कौन है? तो उठ जाग मुसाफिर के लेखक है विवेकी राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता क्या है? तो भाव एवं मनोविकार संबंधी भी है और आलोचना का सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप भी है, तो दोनों हो जाएगा, ए और बी। व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर संस्कृत निष्ठ किसके निबंधों की प्रमुख विशेषता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की सब सरपट दौड़े जाते हैं, सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। यह किस निबंध का अंश है? तो शिव शंभू के चिट्ठे का ये अंश है। शिव शंभू के चिट्ठे में किसको संबोधित किया गया है? तो लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया गया है। लॉर्ड कर्जन को, जो एक कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली की, उसमें भी लॉर्ड कर्जन को ही संबोधित किया गया है। लेखक के अनुसार माटी की मूर्ति में क्या चीज़ है? तो जिंदगी है। पहले ही आप जैसे ही पढ़ेंगे इस पुस्तक को, वैसे ही मैंने पढ़ाया भी हुआ है। माटी की मूर्ति मैंने पूरा पढ़ा दिया यूनिट 10 में, ठीक है। नहीं वीडियोस देखे हैं, करीब करीब इसमें कितने हैं, 12 रेखा चित्र हैं और 12 चरित्रों से अवगत होने का आपको मौका मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो आपको सारे ही यूनिट 10 में जाएंगे, जब प्लेलिस्ट में हिंदी ओशन की प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूनिट 10 में जाइएगा तो आपको माटी की मूर्ति सीरियल वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक़्त उसे कैसे मालूम हो। उपयुक्त अंश किस रचना से लिया गया है? तो प्रेमचंद घर में इससे लिया गया। शिवरानी देवी की ने लिखी है जीवनी, किसके ऊपर? प्रेमचंद के ऊपर। आपुहदरी किसकी आत्मकथा है? रमणिका गुप्ता की है।
भोलाराम का जीव में पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर ने क्या रख लिया था? तो वीणा उनकी रख ली थी, उनकी बेटी पुत्री कह रहे थे मेरी पुत्री हो जाएगी ये वीणा। तो ये आपकी वीणा बहुत अच्छी है। अगर आपको कुछ रखना है, इसमें कुछ वजन रखना है, क्योंकि दरख्वास्तों में वजन जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक उसका काम नहीं होगा। इस सरकारी और दफ्तरों की भ्रष्टाचार की कहानी इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से कही गई है, बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से कही गई है। अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़िएगा जरूर ये कहानी। जामुन का पेड़ किसकी रचना है? तो जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की रचना है। किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। यदि कायस्थों, देखो कायस्थ, यहाँ से कायस्थ, यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाली होगी, सुरक्षा व्यवस्था क्षत्रिय संभालते होंगे, तो उन्होंने मुस्लिम शासन में भी यह कार्य किया होगा। यह किस पुस्तक का अंश है? तो ये क्या भूलूं क्या याद करूं का अंश है। कुछ चैनल्स में बताया गया कि संस्कृति के 4 अध्याय, गलत है, उन्होंने गलत बताया है। आप देख लीजिएगा, मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ पूरा टेक्स्ट, आप देखिएगा क्या भूलूं क्या याद करूं से ये लिया गया है। मेरी तिब्बत यात्रा में प्रथम खंड कौन सा है? तो लहासा से उत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 98, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? देखिए मैंने अभी बताया था, कितना आसान प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर। अभी चल रही है ये। जीवनी लेखन में किन घटनाओं का चयन किया जाता है? तो इन तीनों ही घटनाओं का चयन किया जाता है। संवेदना भी होनी चाहिए, श्रृंखलाबद्ध भी होना चाहिए और भावुक को आड़ोलित करने की शक्ति भी होनी चाहिए। मुर्दैया किसकी आत्मकथा है? तुलसीराम, डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। पाली भाषा तथा अशोक की धर्म लिपियों का कालक्रम क्या है? तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। जॉर्ज गॉर्डसन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भाषा समुदाय में बांटा है? तो वैसे तो 3 होगा यहाँ पे, लेकिन 3 ऑप्शन में नहीं है, तो 6 यहाँ पे सही उत्तर होगा। बाकी आयोग क्या मानता है वो भी आएगा आंसर की। नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक कौन है? तो हेमचंद है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन है यारा लावा, तो यहाँ पे रा। खुशबू में उपसर्ग कौन सा है? तो खुश उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाग युद्ध में समास क्या है? तो वाग के द्वारा किया गया युद्ध कारण से, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है? तो राजा हरिश्चंद्र। कहते हैं ना बड़े राजा हरिश्चंद्र बनते हो, तो ये पर्टिकुलर किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, परंतु इनकी सत्यवादिता को लेकर के सबसे मतलब बहुत से लोगों को एक कह दिया जाता है बड़े हरिश्चंद्र बन रहे हो, है ना, बहुत बड़े हरिश्चंद्र की औलाद हो क्या, इस तरीके से कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। मोहन का कुछ खो गया है, तभी टॉर्च से ढूंढ रहा है, तो कुछ खो गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को कहा जाता है मानकीकरण, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लेखित है, तो क्या उल्लेखित है? उल्लेखित है कि किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। उक्त कथन हिंदी के किस आलोचक का है? तो ये कहा है विद्यापति के लिए विद्यापति रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका आ जाता है अब 112। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावनाओं को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के लिए ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। तो ये भक्त कवि किसका है? तो तुलसीदास का है। वैसे तो ये वैसे कन्फ्यूजन है मुझे भी, कबीर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें निम्न जनता की बात कही गई है, क्योंकि ये एक चुलाहा थे, लेकिन फिर भी अगर सही उत्तर देखें तो ज़्यादातर हमको 80% की ओर मुझे तुलसीदास लग रहे हैं। बाकी इसको चेक कर लेंगे हम एक बार और फिर से। बाकी आपके जब आयोग के द्वारा आंसर की आएगी तब तो एकदम अच्छे से पता ही चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। निगम आगम साहब सुगम राम संचाली चाह, अबू असन अवलोकियत सुलभ सब ही जगमाह, तुलसीदास। भाषा भूषण निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? तो महाराज जसवंत सिंह की रचना है। भूलों का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाचल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है? तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं।
मोरिस मोहिक उठाओ निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी हैं। यह सच है बार बार हार हार में गया, खोजा जो हार झार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच अविकच है यह सच है। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। सिंदूर की होली 1934 नाटक किसकी रचना है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। रंगीन कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे जी की है, जिसको रोज के नाम से भी पुकारा जाता है। मैं उन व्यक्तियों, और इसकी जो मुख्य पात्र है वो मालती हैं। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्ध मानते हैं। वैसे मुझे इसमें डाउट है, बाकी शमशेर बहादुर सिंह मुझे लग रहा है, मैं एक बार और इसको चेक करूंगी 120 प्रश्न को। अगर आपको पता होगा तो आप बताइएगा, ठीक है? आप भी ढूंढिएगा ये जो कथन है ये किसने कहा है। हेमचंद मुक्तिबोध भी है क्या ऑप्शन में? हाँ, शायद मुक्तिबोध का भी हो सकता है। बाकी अब देख लीजिए, हेमचंद द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण है। तो हेमचंद द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण अदौशो सगड़ो सालंकारो चा शब्दार्थो काव्यम। काव्य की आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति किसने कहा है? तो जयशंकर प्रसाद ने कहा है छायावाद के विषय में। परा प्रतिभा के नाम से चिन्मयी शक्ति का विचार विवेचन किस विद्वान द्वारा किया गया है? तो राजशेखर के द्वारा किया, ऑप्शन नंबर डी। भामा ने काव्य अलंकार के कितने अलंकारों का विवेचन किया? तो 38। वीभत्स रस के देवता कौन माने जाते हैं? महाकाल। यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? तो व्यवस्थित काव्य चिंतन अरस्तु से माना जाता है। काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है, तो अरस्तु इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वच्छंदतावादी आलोचक का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है? तो प्रीफेस द लिरिकल बैलेड्स 1798 विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना को माना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? तो I.A. रिचर्ड्स की रचना है। नई समीक्षा का जनक माना गया है I.A. रिचर्ड्स को। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है 100 अजान 1 सुजान। देखिए नाम में कन्फ्यूजन कर दिया था, तो इस बच्चे को भी दो में कन्फ्यूजन हो गया, 1 अजान 100 सुजान है कि 100 अजान 1 सुजान है? तो 100 अजान है 1 सुजान है, ठीक है। प्रश्न नंबर 132। अब्र नाम की उसे उर्दू में कविताएं कौन करता था? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। मौर्य विजय खंड काव्य के लेखक कौन है? सियाराम शरण गुप्त। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है अपनी सरस्वती पत्रिका में। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती में लिखी थी। यंग इंडिया का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ था? 1919 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता क्या थे? तो सूबेदार थे, ऑप्शन नंबर बी। हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया है। उत्तर आधुनिकता के संबंध में सही नहीं है, तो यह मार्क्सवाद का समर्थन करता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कितने सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं। इनमें से कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता? तो ज्यापा सात्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। सुजान हित किस कवि के काव्योत्कर्ष का प्रतिमान माना गया? तो घनानंद का। दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1952 में प्रकाशित हुआ था। 1952 में नहीं बल्कि 1943 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा तार सप्तक तो 1951 में आया था। इसमें तो 51 दिया नहीं हुआ है, तो ये इसमें तो सबको नंबर देना चाहिए। जिसके भी इस प्रश्न को हल किया है उसको सभी को नंबर देना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर 51 से 1 माइनस जाते तो 50 आता है, 1 प्लस जाता है तो 52 जाता है, ठीक है। तो मैंने वैसे लिख दिया 152, लेकिन इसका सही उत्तर अगर देखा जाए तो 1951 होगा, जो दूसरा सप्तक है ना उसका समय, ठीक है। और इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक से सारे सप्तकों में कवि कौन कौन से शामिल है, 7 कवि समय शामिल है, 4 सप्तक आए थे, मैंने आपको सारी ट्रिक के माध्यम से याद भी करवाया है। दूसरे सप्तक का जो ट्रिक है वो है शेर भवानी शकुन करे रघुधर्म करे, इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप देखिए तो एक बार, बहुत सारी आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी। कामायनी का छठा सर्ग किस शीर्षक से लिया गया है? तो लज्जा। लज्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कटी जब नैन की झाई लाखियो तब गगन में सारी, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो घनानंद के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर सी। वाही की चित्त चटपटी धरत चटपटे पाई, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो बिहारी। कामायनी साहित्य के रसवादी छायावादी पुराण पंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई, ये कथन किसका है? तो ये मुक्तिबोध जी का कथन है।
3 प्रश्न और बचे हैं। स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज किस काव्य संग्रह को कहा जाता है? तो अंधेरे में को कहा जाता है। काव्य संग्रह पूछा गया तो हो सकता है चांद का मुंह टेढ़ा है, लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है अंधेरे में ही इस्पाती दस्तावेज इस कविता को कहा गया है। आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मक दृष्टि है, तो महादेवी वर्मा का ये कथन है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित पद्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटा सी कैसी। तो ये आपके पूरे समाप्त होते हैं प्रश्न। ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। 100 प्रश्न थे, 51 से शुरू हुए थे। ठीक है, तो बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और प्रैक्टिस में डेली आपको प्रैक्टिस भी कराती रहती हूँ। डेली नहीं तो मतलब हफ्ते में एक बार तो मैं 100 प्रश्न 150 प्रश्न ऐसा करा देती हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी को भी तैयारी का आकलन करते रहें कि आपको पढ़ने से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप पढ़ रहे होंगे और टेक्स्ट को पढ़ रहे होंगे तो खट से आप आंसर भी दे देंगे। पलक झपकते ही आपका जो दृष्टि है वो सही उत्तर की ओर ही जाएगी। तो ऐसी मैं आशा कर रही हूँ कि आप दिन रात में लगे होंगे अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, तो सफलता जरूर मिलेगी यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो। भले ही देर से मिले लेकिन मिलती जरूर है सफलता। ठीक है, सफलता की एक खासियत होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। और याद रखिए, तानों की भट्टी में आदमी राख नहीं बनता, वो हमेशा सोना बन के निकलता है। तो जो आसपास लोग हैं आपको कुछ भी बोल रहे हैं या फिर आपके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, तो बस समय का इंतज़ार कीजिए। समय सबकी बोलती बंद कर देता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।